जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स वाले चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंटेंसी। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है? सबसे पहले आता है गैप। गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं। अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया में भी एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जैसे कि हर तरह का कंपनी होते हैं तो वो अपने हिसाब से अकाउंटेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। वो किस हिसाब से मेंटेन करेंगे? वो है गैप के हिसाब से, ताकि गैप में एक यूनिफॉर्मिटी है जिसमें सबको सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कि मैं बोल रहा था, गैप का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि इन ऑर्डर टू फॉलो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। उसका फुल फॉर्म आपको तो मैं बोल चुका हूँ, generally accepted accounting principles, which refers to a set of rules and guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to ensure uniformity in the preparation and presentation of financial statement. Okay? गैप में दो चीज आता है, एक आता है कॉन्सेप्ट और एक आता है कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जो कि एक एजम्पशन है, ओके, और आइडिया है। ये है फंड। एंड कन्वेंशन वो चीज है जो कि हमें कुछ रूल्स दे रखा है, जैसे कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बेस पे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो कि गाइड करता है हम कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट टी फॉर्मेट में बनाते हैं, जैसे कि ऐसे आप लोग, अगर आपको पता होगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाते हैं एंड ये होता है हम लोग का अकाउंट। तो जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन का रोल दे रखा है कन्वेंशन में। एंड कंसेप्ट वो चीज़ है, जैसे कि हम कुछ जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री का किस बेसिस पे, कौन से रूल पे जर्नल एंट्री पास होगा, तो वो आएगा कॉन्सेप्ट में। जैसे कि कोई एक जर्नल एंट्री हम लोग अगर कर रहे हैं, इसका मैं आपको तो सारा रूल्स अभी बताया नहीं हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लिखे, सपोज रेंट पेड का जर्नल एंट्री होता है यहाँ पे रेंट टू कैश, ओके, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये जो होता है ये किस रूल पे होता है? ये आता है कॉन्सेप्ट में, ओके। एंड कन्वेंशन में आता है जो प्रेजेंटेशन रहेगा, जो फॉर्मेलिटी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंटिंग में, वो आता है कन्वेंशन में। तो अभी चलिए कुछ देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग का अकाउंटिंग में हमें दे रखा है जानने के लिए। तो फर्स्ट आ रहा है कॉन्सेप्ट में, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओके। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक कंपनी होता है, उसमें जो ओनर है वो ओनर डिफरेंट है एंड कंपनी डिफरेंट है। क्योंकि ओनर जब भी कोई पैसा लाके एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये उम्मीद में इन्वेस्ट कर रहा है कि वो पैसा से उन्हें कुछ रिटर्न में मिले। तो रिटर्न में जबकि मिले तो वो क्या कर रहा है, उसके बदले वो इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं तो सैलरी ले रहा है, नहीं तो उसका जो फायदा है वो फायदा वो ले रहा है। लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे है सपोज एक ओनर एंड यहाँ पे है कंपनी, ओके, यही कंपनी। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट दे रहा है, जो भी पैसा दे रहा है फर्स्ट, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट में ये इन रिटर्न यहाँ से कुछ पैसा भी ले रहा है। तो इसलिए हम हमेशा जो भी एक ओनर के साइड से जो भी पेमेंट आएगा कंपनी में, उसे हम हमेशा एज ए डेब्ट
और एज ए लोन ऐसे समझ के लेंगे, ताकि ये वाला जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट को हमें धीरे धीरे करके वापस भी करना है ओनर को। ठीक है, ये होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसका मतलब है ए बिजनेस हैज सेपरेट आइडेंटिटी। अगर आप लोग देखोगे सपोज इलेक्ट्रिसिटी, हम अगर टीपीसीओडीएल की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जिसका जो ओनर है उसका ओनर तो है रतन टाटा, लेकिन ये जो कंपनी है कंपनी अलग है। ठीक है, टीपीसीओडीएल कंपनी अलग है। हम अगर कोई भी कंप्लेन लेके जाते हैं, अगर टीपीसीओडीएल के अगेंस्ट में हम लोग को कंप्लेन करना है, डायरेक्ट हम कंप्लेन एक कंपनी के अगेंस्ट ही रजिस्टर करेंगे। हम जाके रतन टाटा के अगेंस्ट जाके रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि टीपीसीओडीएल हैज ए सेपरेट एंटिटी, इट हैज ए सेपरेट आइडेंटिटी। ओके, सो हम लोग अगर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट हमें रिसीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम क्या उसमें एक स्टाम्प लगा हुआ होता है, जो स्टाम्प में क्लियरली मेंशन होता है कि टीपीसीओडीएल, कि उसमें ये कंपनी का एक सेपरेट स्टाम्प होता है, कंपनी का जो डायरेक्टर लोग होते हैं उसमें साइन करते हैं। ठीक है, तो कंपनी हमेशा ओनर से अलग ही माना जाता है। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट हम हमेशा ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी बिजनेस का, कोई भी हम लेन देन का काम कर रहे हैं, हमेशा वो मनी में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी जाके हम उसे कोई ट्रांजैक्शन करके हम ट्रेड करेंगे। सपोज कहीं पे हम कुछ ऐसे ही कुछ लेन देन कर रहे हैं जिसका मतलब कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो हम उसे कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। ठीक है, किसी को हम कुछ रेंट दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, नहीं तो हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़, अगर एडवर्टाइजमेंट अगर आप भी लो, एडवर्टाइजमेंट लो, नहीं तो किसी को कुछ चीज़ फ्री में भी दो, फिर भी उसका भी एक मॉनेटरी वैल्यू होता है ना, कि इतना अमाउंट का हम लोग ने फ्री में दिए, तो वो मॉनेटरी में अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू अगर हम लोग को पता चल सकता है, तभी जाके हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये है हम लोग का थर्ड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है, एक ओनर है जो कंपनी है, कंपनी हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि कंपनी चलेगा, ये सालों तक चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत हुआ, अभी जस्ट नया नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ और एक महीने नहीं तो एक साल के बाद जाके ये फिर शट डाउन हो रहा है, माने ये कंपनी बंद हो रहा है। ऐसा तो हम नहीं सोच सकते। तो हमेशा हम ये सोचना चाहिए हमें कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस पीरियड तक चलेगा, मतलब ये चलेगा टू रन एन अनफोर्सेबल पीरियड। ओके, इसका भी मैं लिख देता हूँ, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है, उसे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहेंगे। एंड यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये करेंगे ताकि देखो हम लोग किसी को एडवांस दे रहे हैं और साल अगर खत्म होने वाला है तो हम क्या करेंगे, अभी एडवांस करके इसे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट ईयर को उसे एक्चुअल पेमेंट करके उसे ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये साल के बाद ये कंपनी बंद हो जाएगा, तो फिर हम लोग एडवांस करके ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे जाके तो कंपनी बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी जब भी क्रिएट होता है, जब भी इनकॉर्पोरेट होता है, वो एक अनफोर्सेबल पीरियड तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो होता है कॉस्ट कंसेप्ट।
तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे? ओके, जो भी हम लोग कुछ एसेट खरीदते हैं, कि जो भी हम लोग का कुछ कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होता है वो कॉस्ट को हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमेशा उसका एक डिप्रिसिएशन करेंगे, उसको जिस अमाउंट पे हम लोग ने एक्वायर किया है, एक्वायरिंग प्राइस, ओके, एक्वायरिंग प्राइस में ही हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। सपोज हम एक बिल्डिंग खरीदे हैं नया, तो बिल्डिंग का प्राइस अगर है 5 लाख, अभी का मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे, लेकिन हम सपोज उसे खरीदे हैं जो कि 4,50,000 में, और बिल्डिंग का जो मार्केट वैल्यू है वो है 5 लाख, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अकाउंट में हम लोग जाके 5 लाख का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम उसका जो एक्चुअल कॉस्ट जिसमें हम एक्वायर किए हैं वो बिल्डिंग, हम वही प्राइस ही हम मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो एक्वायर प्राइस है वही प्राइस ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला प्राइस रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ड्यू टू मतलब यूज ऑफ द एसेट। हम जब कोई एसेट को यूज करते हैं ना, वो ग्रेजुअली उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, इसलिए वो एसेट का वैल्यू हम अभी सपोज एक एसेट हम खरीदे हैं जो कि सपोज मान लो ये एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर 5 साल नहीं तो 10 साल के बाद जाके ये फर्नीचर तो कोई यूज में नहीं आएगा, उसके बदले एक नया फर्नीचर लाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका एक डेप्रिसिएशन वैल्यू जो कि हर पीरियड, हर ईयर वाइज हम लोग का चार्ज करना पड़ेगा हम लोग के प्रॉफिट के अगेंस्ट में। इसलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो अमाउंट हम लोग ने एक्चुअली एक्सपेंस किए हैं उसे ही रिकॉर्ड करेंगे एज ए कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ओके। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड है वो पीरियड एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। मतलब जैसे कि देखो 1 जनवरी से अगर हम लोग पीरियड लेंगे टिल 31 दिसंबर, जो कि एक कैलेंडर ईयर है, हम ये ईयर के बेसिस पे भी हम लोग का बुक क्लोज कर सकते हैं। बुक क्लोज करना मतलब स्टार्टिंग में हम लोग बुक में जो भी रिकॉर्ड करेंगे, और ये साल का एक बुक होगा, ये साल का बुक जब क्लोज होगा वो होगा 31 दिसंबर में, उसके बाद फिर और एक बुक स्टार्ट होगा। ये होता है मतलब एक पीरियड एक कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम लोग के पास 2 पीरियड होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और एक होता है जो फिस्कल ईयर के हिसाब से। मतलब ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। तो ये जो होता है ये होता है फिस्कल ईयर। तो इंडिया में नॉर्मली सब ये बेसिस पे ही अकाउंटिंग करते हैं, ताकि जो भी अकाउंटिंग वो लोग एंट्री करते हैं, वो अकाउंट्स जो बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो सब ये पीरियड के हिसाब से बनता है। उन लोग का बुक स्टार्ट होता है अप्रैल में एंड एंड होता है नेक्स्ट ईयर के मार्च में। सपोज अगर यहाँ पे बुक ओपन हुआ है 1 अप्रैल 2023, ठीक है, और वो एंड होगा 31 मार्च 2024, ठीक है, ओके। ताकि जो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे वो लोग अगर एक पीरियड एक सही रखेंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, उन लोग को एक होता है कि लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टरली वाइज एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ताकि उन लोग का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब क्वार्टर के हिसाब से ही वो देख सकते हैं। इसलिए वो जबकि इफ उनका फिस्कल ईयर जब वो फाइनल कर देंगे, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड वो मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो फाइनल कर देंगे तो उस बेसिस पे वो लोग वो क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मतलब हर ईयर में 4 क्वार्टर होता है ना, तो 4 क्वार्टरली रिपोर्ट वो लोग रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को,
जो कि अगली वीडियो में आप लोग सब देखेंगे।